सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे किसानों के द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन पर और देखेंगे कि किन विधेयकों के किन प्रावधानों का विरोध ये किसान कर रहे हैं, अर्थात विधेयक कौन से हैं, इसमें किसानों की चिंताएं कौन सी हैं, उस संबंधित मुद्दे कौन से हैं जिनके वजह से किसान सड़कों पर उतर आए। तो आइए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है, जिस पर देश की लगभग आधी आबादी आजीविका के लिए निर्भर है। इसका योगदान सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी में लगभग 14% है। तो परसेंट के हिसाब से अगर देखें तो इसका जो है कि अनुपात भले ही कम हो, लेकिन महत्व सर्वाधिक है। महत्व इसलिए सर्वाधिक है, एक तो यह आधी आबादी को आजीविका प्रदान करती है, दूसरा यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो भारत की पहचान है उसका आधार यही कृषि सेक्टर है। कृषि से न सिर्फ खाद्यान्न उपलब्ध होता है, बल्कि उद्योगों के लिए कच्चा माल भी उपलब्ध होता है। जूट उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, चाय उद्योग, तंबाकू उद्योग, खाद्य प्रोसेसिंग उद्योग आदि का आधार यह कृषि सेक्टर है। स्वतंत्रता के समय सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी में कृषि का योगदान सबसे ज़्यादा लगभग 55% था, लेकिन अब इसका योगदान घटकर लगभग 14% हो गया। तो आप इसको दो संदर्भों में देख सकते हैं। एक यह कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि आधारित अर्थव्यवस्था से अब सेवा आधारित अर्थव्यवस्था में तब्दील हो गई। दूसरा आप यह कह सकते हैं कि कृषि सेक्टर का जो अनुपात पहले था, जो महत्व पहले था, वह कम हुआ है और इसके वजह से कारण एक यह हो सकता है कि भारत सरकार या राज्य सरकारों ने कृषि पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। हालांकि परसेंट के हिसाब से, जैसे कि मैंने कहा कि इस समय 14% है, तो आप ये नहीं कह सकते कि अगर 14% का ही कंट्रीब्यूशन इसका है तो एक बहुत खराब स्थिति है। लेकिन हाँ, भारत के संदर्भ में खराब स्थिति जरूर है। जैसे हम इसको समझने के लिए समझें कि अगर हम ब्रिटेन और अमेरिका को एग्जाम्पल में लें और ब्रिटेन और अमेरिका के जो वहाँ का जो राष्ट्रीय योगदान है, राष्ट्रीय आय है, उसमें कृषि का योगदान देखें तो मात्र 2 और 3% देखने को मिलेगा। लेकिन आप एक चीज समझिए कि हम ब्रिटेन और अमेरिका से तुलना भारत की नहीं कर सकते। कारण यह है कि वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो विकसित अर्थव्यवस्था है, वहाँ पर सेवा विकसित हो चुका है, औद्योगिकरण बहुत पहले प्रारंभ हुआ है, वहाँ के लोगों की आय उच्च है। लेकिन भारत में क्या है, भारत में जनसंख्या ज़्यादा है, गरीबी ज़्यादा है, उद्योगों का सही से विकास नहीं हुआ, रोजगार के जो अन्य क्षेत्र हैं उनका विकास बहुत अच्छे से नहीं हो पाया। इसके कारण अगर भारतीय अर्थव्यवस्था में लगातार कृषि सेक्टर का परसेंट अगर कम हो रहा है तो ये चिंताजनक है। चिंताजनक इसलिए भी है क्योंकि जब इसका योगदान कम है तो इस पर जो निर्भर आबादी
जो कि भारत की आधी आबादी है उसकी आय क्या होगी, कम होगी। और जब उसकी आय कम होगी तो इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था क्या होगी, प्रभावित होगी। इस कृषि की एक वर्तमान तस्वीर ये भी हमें देखने को मिल रही है कि कृषि जो है छोटे और मध्यम किसानों के लिए अब फायदे का सौदा नहीं रही, जिसके वजह से किसान क्या कर रहे हैं, किसानी से इतर कार्य कर रहे हैं, अर्थात अन्य कार्यों को प्राथमिकता दे रहे हैं। कृषि क्षेत्र में सिर्फ पलायन ही नहीं हो रहा, अर्थात कृषि क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में सिर्फ लोग जा ही नहीं रहे, बल्कि किसान आत्महत्या की दर भी बढ़ी है, जो कि भारत जैसे कृषि प्रधान या कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था के लिए एक चिंताजनक मुद्दा है। वर्तमान समय में किसान कई राज्यों में आंदोलनरत हैं, जिसका कारण संसद के सामने लाए गए कुछ विधेयक और अध्यादेश हैं। दरअसल कोरोना काल में अर्थात जून माह में केंद्र सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में सुधार से संबंधित अध्यादेश लाए गए थे। वर्तमान समय में संसद में इन्हीं अध्यादेशों से संबंधित विधेयकों को पारित करवाया गया है, जिसकी वजह से पूरा मुद्दा चर्चा में आ गया है और किसान जो पहले से ही थोड़ा बहुत विरोध कर रहे थे अब खुलकर सड़कों पर आ गए। जो अध्यादेश जारी किए गए थे जून माह में, उनके माध्यम से सरकार का कहना यह था कि वो किसानों की जो आय है उसको बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, कृषि क्षेत्र में सुधार करने की बात कह रहे हैं। अध्यादेश से पहले दरअसल ये जो अध्यादेश है इसको थोड़ा समझिए कि आखिर इसमें था क्या, कि जो अध्यादेश लाया गया तो अध्यादेश का मतलब क्या है, एक तरह का कानून ही, और वह कानून कब, जब संसद नहीं चल रही है तो आपको पता है अध्यादेश लाया जाता है, लेकिन उसका जो महत्व होता है वो संसद के द्वारा पारित विधेयकों की तरह ही होता है। तो अब हम समझें जो अध्यादेश लाया गया था उसमें सरकार ने किया क्या था। तो अध्यादेश से पहले किसानों को अपनी उपज की बिक्री कृषि उत्पाद विपणन समिति अर्थात एपीएमसी वाले बाजार में ही करना होता था, जिससे किसानों को अपनी उपज बेचने में कठिनाई होती थी। अर्थात मान लीजिए आप किसान हैं, व्यवहारिक संदर्भों में मैं समझाता हूं ज़्यादा समझ में। अगर आप किसान हैं, आपके पिताजी किसान हैं, तो जो भी आप उपज उपजाते थे तो आप ऐसा नहीं होता था कि आप किसी को भी बेच दीजिए। आप क्या करते थे, उन उत्पादों को लेकर आप जो है कि विपणन समिति जो मंडियां होती हैं उन मंडियों में जब जाएंगे तो आपको कई आड़तिये मिलते थे, कमीशन एजेंट मिलते थे, आप उनके पास लेकर जाते थे और उनके माध्यम से बिक्री आप करते थे। तो दरअसल ये क्या है, कृषि उत्पाद विपणन समिति क्या है, इसी प्रकार का एक प्रावधान है जो मंडियों में बनाया जाता है, जिसके माध्यम से किसान क्या करते हैं, अपने उत्पादों को बेचते हैं। तो अब देखिए जहां पर कृषि उत्पाद विपणन समिति या जहां पर यह मंडियां हैं और यहां पर कमीशन एजेंट बैठते हैं, तो वहां पर क्या होता था, किसानों के लिए यह बाध्यता थी कि आप सामान वहीं पर ले जाकर बेचेंगे। तो इस तरह से क्या हुआ, किसानों के पास जो विकल्प था वह विकल्प क्या हो गया, कम हो गया। तो इसी संदर्भ में अध्यादेश लाया गया था। एक चीज और समझ लीजिए कि जो जैसा कि मैंने बताया कृषि उत्पाद विपणन समिति के तहत जो मंडियां स्थापित हुई हैं उसमें जो एजेंट हैं उन्हीं के माध्यम से आप सामान बेचते थे। ठीक इसी तरह से लगभग हर राज्य में राज्य सरकारों ने कुछ पंजीकृत अर्थात रजिस्टर्ड लाइसेंसधारियों को नियुक्त किया था, जिनको आप उपज बेच सकते थे। अर्थात या तो आप क्या करते थे, अपनी जो यह कृषि उत्पाद विपणन समिति से जुड़े हुए जो लोग थे या फिर राज्य सरकारों के जो पंजीकृत लाइसेंसधारी थे जो मंडियों में बैठते थे, इनके माध्यम से आप क्या करते थे, आप सामान बेचते थे। तो जब सामान इनके माध्यम से बेचेंगे तो क्या होगा, कई बार यह चुनौती आती थी कि किसानों को काफी लंबा समय लगता था, मूल्य उनको अधिक प्राप्त नहीं हो पाता। तो जो अध्यादेश लाया गया है ना, उसमें इसी में परिवर्तन किया गया है। अब देखिए प्रश्न ये आएगा कि आखिर जो एपीएमसी कानून था यह जो है कि लाया ही फिर क्यों गया था जब इसी में परिवर्तन किया जा रहा है। अर्थात यह जो प्रावधान था एपीएमसी के तहत, इसमें यह था कि आप अपना सामान जो है कि क्या होगा, यह जो इसके तहत जो मंडियां बनाई गई हैं, जो एजेंट हैं, जो कमीशनधारी हैं, आप उन्हीं के माध्यम से बेचेंगे। तो आखिर बनाया ही क्यों गया था, तो दरअसल इसके लिए थोड़ा पीछे आपको जाना पड़ेगा। 1950 के दशक के बाद कई राज्यों ने अपने जो एपीएमसी कानून थे उनको बनाया, और इसलिए बनाया क्योंकि जब यह
1950 के दशक के बाद का जो समय आप देखेंगे, चाहे 1960 का हो या 1970 का हो, तो आप एक चीज पाएंगे कि किसान क्या हुए थे, इस समय कर्ज में डूबे हुए थे, साहूकारों का दबदबा था। ऐसे में क्या करते थे, किसान इनसे कर्ज ले लेते थे किसी चीज के लिए, लेकिन ये लौटा नहीं पाते थे। तो साहूकार क्या करते थे, जो किसानों की फसल होती थी उनको अपने आप खेत से ही क्या करते थे, उठा लेते थे और कहते थे कि जो तुमने पैसा लिया था उसके एवज में हमने सामान उठा लिया। इस तरह से क्या होता था, किसानों के पास कुछ नहीं बचता था। और ये हर जगह हो रहा था, क्योंकि उस समय लिटरेसी काफी कम थी, लोगों को अधिकार पता नहीं थे, लीगल राइट पता नहीं थे। तो इस समय जो है कि राज्य सरकारों ने कहा कि अब हम ऐसा करते हैं कि एपीएमसी कानून लाते हैं, एक्ट लाते हैं, और लगभग सभी राज्य लेके आए। उन्होंने कहा कि ना, ऐसे सामान की खरीद बिक्री नहीं होगी। अब क्या करना होगा कि आपको क्या करना, अगर कोई भी किसान अपना उत्पादन करता है तो उसको क्या करना होगा, अपना जो फसल है मंडी में ले जाना होगा और वहीं पर क्या करेगा, खरीद बिक्री होगी। और वो भी खरीद बिक्री स्वतंत्र रूप से नहीं होगी, एक बीच में मध्यमकारी व्यक्ति होगा, जो माध्यम बनेगा, वो एजेंट होगा। और वह एजेंट क्या करेगा, उसके पास आप सामान लेके जाएंगे, कुछ खरीदने वाले लोग आएंगे और तभी प्रक्रिया हो पाएगी। तो मतलब एपीएमसी जो कानून था, जो एक्ट था, इसका उद्देश्य क्या था कि किसानों पर जो साहूकार थे या जो दबाव डालकर लोग सामान खरीद लेते थे कि तुमने मेरा पैसा लिया है तो अब तुम्हारा हम फसल उठा लेते हैं, इससे बचाने। लेकिन अब परिस्थितियां क्या हो गई हैं, चेंज हो गई हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी ये संरचना बनी हुई थी, और संरचना ये बनी हुई थी कि आप जो फसल उत्पादन के बाद किसान क्या करते थे, अपनी फसल को एपीएमसी मंडी में ले जाते थे, जहां कुछ कमीशन एजेंट होते थे, जिनको आप एजेंट बोलते, कमीशन एजेंट बोल दीजिए, जिनको अड़तिया बोल दीजिए, इनके पास ले जाते थे, वहां पर फसल रखते थे। वहां पर व्यापारी भी आते थे, बोली लगती थी, और जो बोली ज़्यादा लगाता था उसको फसल क्या कर दिया जाता, दे दिया जाता। तो ये जो व्यापारी थे ये क्या करते थे, जो कमीशन जो एजेंट हैं, इनसे क्या करते थे, साठगांठ कर लेते थे, इनसे समझौता कर लेते थे। और होता क्या था, जो किसान हैं उनको फायदा नहीं मिल पाता था। अर्थात जब 1950 के दशक के बाद एपीएमसी बनाया गया, उसका उद्देश्य ठीक था। लेकिन वर्तमान समय में अगर देखें आप, तो क्या होता था कि हम किसान हैं, हम लेके गए कमीशन एजेंट के पास, वहां पे पहले से 10 व्यापारी खड़े हैं, उन सब से उसने कह दिया कि ऐसा करना, तुम लोग बोली कम लगाना। जब तुम बोली कम लगाओगे तो अपने आप इनको क्या होगा, इसी में से कोई थोड़ा सा बढ़ा देगा तो इनको सामान क्या होगा, बेचना पड़ेगा। तो इस तरह से कमीशन जो एजेंट होते थे और ये वह व्यापारी मिलकर क्या करते थे, किसानों के हित को नुकसान पहुंचाते थे। तो इसी संदर्भ में अध्यादेश क्या हुआ था, लाया गया था। तो आप कहेंगे तो अध्यादेश ठीक था, फिर इसमें विरोध का बिंदु क्या, विरोध का बिंदु मैं आगे बताऊंगा। अब जो होता क्या था कि अभी तक जो यह बातें उठती थी कि जो कमीशन एजेंट हैं और ये जो व्यापारी हैं, इनकी मिली भगत के कारण किसानों का क्या हो रहा है, जो कर्ज है वो बढ़ रहा है, चाहे वो बैंक का हो या अन्य क्षेत्रों का हो, और इसके वजह से किसान क्या कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो किसानों के पास मजबूरी थी कि वो एजेंट के पास जाए, वहां से अपना जो सामान है वह व्यापारी को बेचे, और इस तरह से एक पूरी प्रक्रिया चलती थी। अब हाल ही में क्या हुआ है कि लोकसभा में 2 कृषि विधेयक, मूल्य आश्वासन पर किसान बंदोबस्ती और सुरक्षा समझौता और कृषि सेवा विधेयक 2020, दूसरा है कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार संवर्धन एवं सुविधा विधेयक 2020 को बहुमत से पारित किया गया है लोकसभा। एक और विधेयक है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 को पहले ही लोकसभा से, अर्थात 15 तारीख को लोकसभा से पारित किया जा चुका। तो ये जितने विधेयक है ना, इसी से संबंधित क्या किए गए थे, अध्यादेश निकाले गए थे। और उन अध्यादेशों के केंद्र में जो मैंने ऊपर बताया इसी प्रकार के प्रावधान थे। तो इन प्रावधानों को देखकर आपको क्या लगा होगा, तो इसमें तो कोई विरोध करने वाली बात ही नहीं है, फिर तो ये खुलेआम क्या हो रही है, राजनीति हो रही है। लेकिन नहीं, इतना जल्दी हमें क्या करना है, ऐसे नहीं सोचना है। अभी देखिए सरकार क्या करती है, जब भी कोई अध्यादेश निकालती है, विधेयक लाती है, तो उसके जो प्रमुख प्रावधान, अच्छे वाले प्रावधान, वह तो जरूर बताती है, लेकिन वो चिंताएं नहीं बताती जिसके वजह से किसान विरोध कर रहे हैं। तो हमें थोड़ा सा क्या करना होगा, 3 विधेयकों को समझना होगा। और ये 3 विधेयक क्या है, दरअसल इनसे पहले जो अध्यादेश लाए गए थे, उन्हीं अध्यादेशों को क्या करना, कानूनी रूप देने के लिए अब क्या किया गया है, इसको विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया गया है और लोकसभा में क्या हो गया, पास हो गया।
अब क्या होगा, इसको राज्यसभा से प्रस्तुत कर कर पास करवाया जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, कानून की ये शक्ल ले लेंगे। तो इस तरह से हमें 3 विधेयकों को समझना है और समझना है कि आखिर जो हमने अभी तक बातें बताई वो सब ठीक है, फिर इसमें किसानों की जो चिंताएं हैं वह क्या है, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। तो पहला जो विधेयक है वह है कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार संबंधन एवं सुविधा विधेयक 2020। इसके माध्यम से क्या किया गया, किसानों को जो एपीएमसी पर निर्भरता और लाइसेंसधारियों जो लाइसेंसधारी एजेंट थे उनको कृषि उत्पाद बेचने की जो बाध्यता थी कम कर दिया है। आसान शब्दों में समझाता हूं। अभी तक क्या था, मैंने बताया कि जब भी कोई किसान उत्पादन करेगा तो उसको क्या करना होगा, एपीएमसी मंडी तक जाना होगा, जो लाइसेंसधारी एजेंट हैं उनको अपना उत्पाद बेचना होगा। अब इस प्रकार की जो बाध्यता थी उसको समाप्त कर दिया गया है, जिससे अब किसान और व्यापारी जो अपने उत्पाद हैं खरीदने और बेचने के उनके लिए अन्य विकल्प खुल गए, अर्थात ये आपस में ही खरीद बिक्री कर सकते हैं। तो आप कहेंगे ये भी ठीक है, इसमें भी किसानों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यह जो विधेयक है राज्य कृषि उपज विपणन कानून के तहत अर्थात एपीएमसी कानून के तहत अधिसूचित बाजारों के भौतिक परिसर के बाहर अवरोध मुक्त राज्य के अंदर और राज्य के बाहर व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देता है। इसका और एक प्रावधान समझिए, यह जो प्रावधान है जिसमें यह कहा गया है कि यह जो विधेयक लाया गया है जिसका नाम देखिए आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार संवर्धन एवं सुविधा विधेयक 2020। तो कहा यह गया है कि यह विधेयक राज्य कृषि का जो उपज है उसका जो विपणन कानून है, इसके तहत जो पहले राज्यों ने अपने बाजार बना रखे थे, जो मंडी बना रखे थे, सिर्फ वहीं पर अब सामान की बिक्री नहीं होगी, बल्कि जो उत्पाद है वो क्या होगा, अवरोध मुक्त राज्य के अंदर और राज्य के बाहर भी बिक पाएगा। अर्थात पहले अगर आप किसी खास जिले के हैं तो पहले आपको वहीं की मंडी में लेकर जाना होता था और फिर वहां से सामान बिक्री होता था। अब ये कह दिया कि नहीं, वह जो एपीएमसी कानून थे उनके प्रावधानों को हम शिथिल करते हैं। अब किसान और जो है कि जो व्यापारी हैं उनके पास कई विकल्प होंगे, तो कई विकल्प होंगे तो ये भी अच्छी बात है, इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। तो उसके बाद विधेयक के नियमों के तहत अधिशेष उपज वाले कहा गया है कि जो विधेयक के नियम है इससे यह फायदा होगा, जो अधिशेष उपज वाले क्षेत्र के किसानों को अपनी उपज का सही मूल्य प्राप्त होगा, तो साथ ही कम उपज वाले क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को कम कीमत पर अनाज प्राप्त होगा। तो आप कहेंगे ये तो और अच्छी बात है कि जो ज़्यादा उत्पादन करेगा उसको अच्छा मूल्य मिलेगा और जहाँ पर उत्पादन कम हो रहा है वहाँ पर के जो उपभोक्ता हैं उनको भी सस्ते दाम पर मिल सकेगा। तो अभी समझिए, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ जो तीनों विधेयक हैं उनकी अच्छी बातें बता रहा हूं ताकि आप समझ लीजिए, फिर मैं बताऊंगा आखिर में कि इन तीनों विधेयकों में किन किन बिंदुओं पर क्या है विवाद है। तो अभी हमने समझा। फिर कहा गया कि विधि में कृषि व्यापार को सुविधाजनक और त्वरित बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग का भी प्रावधान किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग का मतलब होता है कि आप ऑनलाइन जाकर खरीद बिक्री कर सकते हैं। इस विधेयक में इसकी भी बात की गई है। ये भी क्या है, एक अच्छी चीज है। किसानों से उपज की बिक्री पर कोई उपकर या लगान नहीं लगाया जाएगा। अब जब किसानों से उपज पर कोई बिक्री या उपकर नहीं लगाया जाएगा, लगान नहीं लगाया, तो किसानों पर क्या होगा, किसानों को तो और फायदा होगा। फिर किसानों को विरोध नहीं करना चाहिए। बताएंगे आखिर विरोध कर क्यों रहे हैं, पहले अच्छी चीजें समझिए। किसी प्रकार का अगर विवाद उत्पन्न होता है किसान और व्यापारी के मध्य, तो किसानों के लिए एक अलग विवाद समाधान तंत्र की स्थापना की जाएगी और यह जो विवाद समाधान तंत्र होगा यह क्या करेगा, किसानों पर बोझ क्या करेगा, कम करेगा, विवाद का निपटारा जल्दी करेगा। आप कहेंगे ये भी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन नहीं, आगे बताएंगे। विधेयक का उद्देश्य एक देश एक कृषि बाजार के निर्माण का है। अर्थात विधेयक यह कहता है कि जब देश एक है तो कृषि बाजार भी क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। हर राज्य का अपना अपना कृषि बाजार नहीं होना चाहिए। अब देखिए, एक विधेयक की अच्छी बातें समझ ली, अब हम दूसरे विधेयक का समझते हैं। दूसरा विधेयक मूल्य आश्वासन पर किसान बंदोबस्ती और सुरक्षा समझौता कृषि सेवा विधेयक 2020 है। यह विधेयक छोटे किसानों और छोटी जोत और वाले किसानों मौसम पर निर्भर, उनकी जो किसान है छोटे किसान, उनकी मौसम पर निर्भरता कम करता है। बाजार के उतार चढ़ाव से किसानों को संरक्षित करने का प्रावधान करता है। अर्थात जो दूसरा विधेयक है जिसका नाम स्क्रीन पर लिखा हुआ है, इसका
उद्देश्य क्या है, जो छोटे किसान होते हैं, जो छोटी जोत वाले हैं, वो उनके मौसम पर निर्भरता कम हो, बाजार में जो फ्लैक्चुएशन आता है, कभी दाम ज़्यादा हो गए कम हो गए, उनसे उनका हित प्रभावित ना हो, इस संदर्भ में इसके प्रावधान किए गए। अब इसमें प्रावधान क्या किया गया है, किसान सीधे थोक विक्रेता, जैसे आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो है क्या होते हैं, विक्रेता होते हैं, तो जो छोटे किसान हैं वो क्या कर रहे हैं, बड़े विक्रेता से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। और बड़े जो खुदरा कारोबारी हैं या जो प्रसंस्करण करता है, अर्थात मान लीजिए कोई टमाटर उत्पादन करता है और टमाटर उत्पादन करता है, तो उसको टमाटर बेचने के लिए पहले मंडी लेकर जाए, फिर वह वहाँ पर कोई व्यापारी आए, वो खरीद के लेके जाए, वह क्या करे, टमाटर से जो है कि केचप बनाए, उसके अन्य चटनी वगैरह कुछ भी बनाए। अब क्या होगा, किसान अगर टमाटर का उत्पादन करता है तो जो इसका प्रोसेसिंग करके जो केचप बनाने वाला है उससे संपर्क करेगा, उसको फोन करेगा, कहेगा भैया हमारे पास अच्छी क्वालिटी का टमाटर है, अगर आप हमसे खरीदना चाहते हो तो खरीद ले। तो इस तरह से अगर आप देखें तो किसान क्या कर रहा है, जो खरीदार हैं, जो बड़े व्यापारी हैं, उनसे डायरेक्ट जुड़ जाएगा। इससे क्या होगा, मध्यस्थों की जो भूमिका होगी समाप्त होगी, किसान उत्पाद का अच्छा मूल्य क्या करेगा, प्राप्त कर पाए। तो ये क्या हुआ, ये भी हमने अच्छी चीज बताई। अब ये जो विधेयक है ये भी कहता है कृषि उत्पाद, अभी दूसरे ही विधेयक की हम बात कर रहे हैं, यह विधेयक कृषि उत्पाद को खेत खलिहान से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने एवं कृषि बाजार की आधारभूत संरचना को मजबूत करने का प्रावधान करता है। अर्थात अब जो किसान है जब उत्पादन कर रहा है तो राष्ट्रीय स्तर पर बेचे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेचे, जहां उसका मन आता है वहां पर ये बेच ले, ये भी क्या है, अच्छी चीज है। किसानों के पास सरकार, जो किसानों के पास बाजार की जानकारी और मोल भाव की कैपेसिटी बढ़ाने के प्रावधान किए गए हैं, जिससे उसकी आय क्या होगी, बढ़ सकेगी। ये कौन कह रहा है, ये सरकार कह रही है, उसके प्रावधान कह रहे हैं। तो दो विधेयक देख लिए, तीसरा और देख लेते हैं, फिर इसकी हम समीक्षा कर लेते हैं। तीसरा विधेयक है आवश्यक वस्तु अधिनियम जो है कि संशोधन बिल 2020। इसे लोकसभा ने 15 सितंबर को ही पास कर दिया था। तो इस विधेयक में खाद्य पदार्थों जैसे अनाज, दालों, प्याज और जो प्याज है उसको नियंत्रण मुक्त करने का प्रावधान किया है। अब शब्द समझिए, शब्द क्या है कि आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम। इसमें क्या है कि आपको पता है कि जो वस्तुएं आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत आती हैं उन पर क्या होता है, उनकी आप ज़्यादा एक जगह इकट्ठा नहीं कर सकते। लेकिन जो ये विधेयक लाया गया इसमें कहा गया है अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज, आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से बाहर कर दिया। अर्थात अगर अब कोई व्यक्ति इसका बहुत बड़ा अमाउंट खरीद कर रखना चाहे तो रख सकता है, कुछ कंडीशन में नहीं रख सकता है। मान लीजिए अगर इसका दाम अचानक 100% बढ़ जाए, या फिर जो है कोई राष्ट्रीय आपदा आ जाए, या जो है कि कभी युद्ध हो जाए, ऐसी कंडीशन। अदरवाइज क्या है कि यह जो आवश्यक वस्तु अधिनियम से जैसे इन सामानों को बाहर किया गया, इसका मतलब है कि जो खरीदार हैं उनके पास आज़ादी है, वो जितना चाहे सामान खरीद लें। अब इससे क्या होगा, आप इनसे कहेंगे क्या होगा कि इन जो उत्पादों पर क्या होगा, जो है कि ज़्यादा फायदा होगा। जो उत्पादन के खरीद करता है अर्थात जो जमा करता है वह ज़्यादा खरीद पाएंगे, तो इससे क्या होगा, अब उनके पास स्टॉक बना रहेगा। ये तो थी बच्चों अब अच्छी बात है। अब थोड़ा सा इसकी हम समीक्षा करते हैं। इससे क्या होगा, जो मैंने अभी ये तीसरा बताया, सबसे पहले हम इसी पर बात कर लेते हैं। इससे क्या होगा, जैसे कि हमने कहा कि आवश्यक वस्तुओं की सूची से जैसे इनको हटाया जाएगा, इससे क्या होगा, जो भंडारण, ये जो वस्तुएं हैं, ये देखिए जो दलहन है, जो तिलहन है, जो खाद्य तेल है, अनाज है, प्याज है, आलू है, इन पर क्या होगा, जैसे ही इनको सूची से हटाया गया तो जो भंडारण करने की लिमिट थी वो खत्म हो गई। सरकारी नियंत्रण क्या हो गया, खत्म हो गया। तो अब जो व्यापारी हैं, जो जमा करता है, वो क्या करेंगे, अधिक से अधिक सामान खरीद कर क्या करेंगे, रख लेंगे। और जब अधिक से अधिक सामान खरीद कर रख लेंगे तो इससे क्या होगी, दिक्कत होगी। दिक्कत यह होगी कि जो जमा करता है, यह जब इनके पास कोई व्यक्ति बेचने जाएगा, ये कहेंगे देखो मेरे पास तो गोदाम भरा पड़ा है, हमें जरूरत नहीं है, आपका सामान हम इस रेट पे खरीदेंगे। किसान के पास मजबूरी हो गई कि वह क्या करे, इतने ही रेट पर बेचे। अब क्या होगा, जब किसानों से जब मौसम के समय ये सभी चीज़ों को खरीद लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ये आर्टिफिशियल तरीके से शॉर्टेज क्रिएट करेंगे। अर्थात अपने गोदामों से सामान नहीं निकलने देंगे, चाहे प्याज हो, चाहे दलहन हो, चाहे अनाज हो। और इस तरह से कहेंगे मार्केट में क्या है, ये शॉर्टेज को क्रिएट करेंगे। और फिर जब उसकी जब दाम बढ़ेंगे, फिर क्या करेंगे, ये बेचेंगे। सोचिए कितना चिंताजनक मुद्दा है।
केंद्र सरकार द्वारा जब जून 2020 में अध्यादेश लाया गया था, तभी से पंजाब और हरियाणा के किसानों ने इसका विरोध प्रदर्शन प्रारंभ कर दिया। हालांकि कोविड-19 के कारण विरोध प्रदर्शन पर बड़ा स्वरूप नहीं देखा, लेकिन हाल में जो पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश और समीपवर्ती क्षेत्रों में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। तो देखिए, मैंने अभी आप किसी की समीक्षा नहीं की, हमने आवश्यक वस्तु जो संशोधन अधिनियम है उसके एक प्रावधान की सिर्फ आपकी क्या ही समीक्षा की। अब मैं क्या करूंगा, एक एक विधेयक लेकर और उसकी समीक्षा करता हूं, उसके प्रावधानों को बताता हूं, जिससे किसान क्या है, नाराज है। हालिया विधेयकों के विरोध में शिरोमणि अकाली दल से जुड़ी केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने सरकार से क्या कर दिया है, अपना इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने का मतलब है एक बड़ा क्या है, विरोध प्रदर्शन उन्होंने दिखाया। तो अब देखिए, आवश्यक वस्तु जो अधिनियम संशोधन वाला है, इसी पर हम बात कर रहे थे। इस विषय में किसानों का जो किसान क्या कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन, उनका ये कहना है, इससे तो जो प्रावधान किए गए हैं कि हम इन वस्तुओं को क्या कर रहे हैं, ये जो आवश्यक वस्तुओं अधिनियम की सूची के तहत जिनको रखा गया था, इनको हम बाहर कर रहे हैं। तो किसानों का कहना ही है, इससे तो क्या होगी, जमाखोरी की प्रवृत्ति बढ़ेगी, कालाबाजारी की प्रवृत्ति बढ़ेगी, और इससे क्या होगा, किसानों को कम मूल्य प्राप्त होगा। वहीं जो जमाखोर हैं, उससे क्या होगा, उनको ज्यादा फायदा मिलेगा। इन वस्तुओं के उत्पादन, वितरण और भंडारण पर किसी प्रकार का अगर प्रतिबंध नहीं रहेगा, तो कहा यह गया है, इससे क्या होगा, खाद्य असुरक्षा क्रिएट होगी और खाद्य असुरक्षा की चुनौतियां क्या होंगी, बढ़ जाएंगी। इसमें हालांकि ये प्रावधान भी है कि यदि क्या होता है, युद्ध हो जाता है, आप जो है कि अकाल पड़ जाता है, राष्ट्रीय आपदा आ जाती है, या जो है कि एक साथ कीमतें 100% बढ़ जाती हैं, तो भंडारण की सीमा तय की जा सकती। लेकिन सोचिए, 100% ना बढ़े, लेकिन 80% बढ़े, 70% बढ़े, तो भी कीमत क्या होगी, बढ़ गई। लेकिन इसका फायदा क्या किसानों को मिला, नहीं मिला ना, ये मिलेगा जमाकर्ताओं को। तो एक तो चिंता ये है। इससे कहना किसानों का, जो किसान छोटे हैं, जो मझोले किसान हैं, वो तो बर्बाद हो जाएंगे। बड़े किसान तो खुद का सामान कोल्ड स्टोर वगैरह में रख सकते हैं, लेकिन छोटे किसान क्या करते हैं, इन्हीं के पास जाके बेचते हैं। ये इससे बार्गेनिंग करेंगे, और किसानों के पास चूंकि कोल्ड स्टोरेज वगैरह ये सब चीज़ें नहीं है, अनाज रखने की कैपेसिटी नहीं, उससे क्या होंगे, वो बर्बाद हो जाएंगे। कुछ समीक्षकों और आलोचकों का कहना है, इससे खाद्य सुरक्षा की स्थिति पर भी क्या बढ़ेगा, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए, इससे हमने एक चीज़ समझा, किसानों का जो सर्वाधिक विरोध हो रहा है वह है जो है कि एक दूसरा जो कानून विधेयक जो कौन सा है, कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार संवर्धन एवं सुविधा विधेयक 2020। इसके संदर्भ में क्या है, विवाद ज्यादा है। तो अभी देखिए, मैंने क्या बताया, एक तो आवश्यक वस्तु अधिनियम में जो संशोधन किया गया उसके संदर्भ में किसानों की चिंता बताई। अब देखिए, दूसरा जो विधेयक, इसके संदर्भ में समझते हैं। कौन सा विधेयक है, कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार संवर्धन एवं सुविधा विधेयक के संदर्भ में। इसमें देखिए कुछ शब्द हैं, इनको लेकर काफ़ी जो है कि सस्पेंस है, इसकी वजह से भी किसानों को क्या है, दुविधा हो रही। पहला है एक व्यापार क्षेत्र, दूसरा है व्यापारी, तीसरा है बाजार शुल्क, चौथा शब्द है वह है विवाद समाधान से संबंधित प्रावधान। अब इन चारों को हम समझते हैं, आखिर ये है क्या। इस विधेयक के विरोधकों का पहला कहना संदर्भ यह है कि ठीक है, आपने कहा इसमें काफ़ी अच्छी बातें आपने की, जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि इससे क्या होगा कि जो कि व्यापारी कहीं भी बेच सकेंगे, खरीदार खरीद सकेंगे, और जो मंडियों के जो एजेंट हैं उन पर जो निर्भरता वो कम होगी। वो कह रहे हैं सब ठीक है, लेकिन वो कहते हैं कि जो आपने एक शब्द यूज किया व्यापार क्षेत्र, इसका मतलब क्या है। तो इस विधेयक की धारा 2 के सब क्लॉज M में के अनुसार व्यापार क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र या स्थान, उत्पादन, संग्रह और एकत्रीकरण का स्थान शामिल है जहां की किसानों की उपज का व्यापार भारत क्षेत्र में किया जा सकता है, तो यह व्यापार क्षेत्र होगा। तो ये जो व्यापार क्षेत्र का शब्द है ना, इसमें ही लेकर सस्पेंस है। इसमें कहा गया है कि इसमें कोई कारखाना परिसर शामिल हो सकता है, कोष्ठागार शामिल हो सकता है, कोई कोल्ड स्टोरेज, और यहां पर जो भी व्यापार होगा उसको कहा गया है इसमें व्यापार क्षेत्र। फिर प्रश्न आएगा, तो इसमें क्या दिक्कत है किसानों को? दिक्कत ये है कि जो प्रावधान किया गया है ना, तो ये जो प्रावधान है, जो व्यापार क्षेत्र की परिभाषा है, इस व्यापार क्षेत्र की परिभाषा में जो राज्य APMC एक्ट के तहत जो बाजार समितियां बनी थी, जो संचालित की जा रही थी, या जो लाइसेंसधारी व्यक्ति थे, इनको क्या किया है, प्रतिबंधित कर दिया गया है। अर्थात यह इसमें शामिल नहीं है। अर्थात APMC एक्ट के तहत स्थापित मंडी
मंडियों को इस व्यापार क्षेत्र के बाहर रखा गया है। अर्थात व्यापार अभी भी होगा, लेकिन आप वहां पर जाकर नहीं बेच सकेंगे जहां पर आप बेच रहे थे, क्योंकि उनको तो क्या कर दिया, बाहर कर दिया। अब आप समझिए कि आप एक किसान हैं, आप कहीं जो है कि 10 वर्ष से 20 वर्ष से एक मंडी में जाते थे, किसी एजेंट के माध्यम से आप सामान की खरीद बिक्री करते थे, तो सबके साथ यह जो कमीशनधारी हैं सबके साथ तो गलत नहीं करते रहे होंगे, तो कुछ लोगों का क्या होगा, भावनात्मक जुड़ाव होगा। तो ये कहा यह गया है कि यह जो शब्द है, कौन सा शब्द, व्यापार क्षेत्र, यह काफी दुविधापूर्ण है। और चूंकि राज्य एपीएमसी एक्ट के तहत स्थापित जो बाजार समितियां हैं, जो गठित मंडियां हैं, वह इससे बाहर हैं, तो किसान यह कह रहे हैं कि इससे तो क्या होगा, एक नया व्यापारी वर्ग आएगा, वो अपने हिसाब से चीजों को कहीं पे खरीदेगा, कहीं बेचेगा, तो इससे तो हम क्या होंगे, अनभिज्ञ होंगे और वह हमारे लिए अनजान होगा, हम उस पर भरोसा कैसे करें। किसानों का कहना है कि इससे क्या होगा, बड़े बड़े कारपोरेट खरीदार आएंगे और वह अपने हिसाब से क्या करेंगे, मोल भाव करेंगे, और मोल भाव जब करेंगे तो किसानों के पास एक सीमित विकल्प होगा कि किसी व्यापारी के पास ले जाकर सामान क्या करें, हम बेच दें। हमारे पास यह विकल्प नहीं होगा जो पहले था कि हम एक कमीशन एजेंट के पास जाते थे, वह कमीशन लेता था, लेकिन वहां पर कई लोग बोली लगाने आते थे, कई लोग खरीदार आते थे, हो सकता है अब ऐसा ना हो। तो इससे क्या होगा, किसानों का हित क्या होगा, प्रभावित होगा। और इसी के साथ जो है कि किसानों के सामने बिहार का उदाहरण, जहां वर्ष 2006 में एपीएमसी प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था और इससे कृषि उपज के कारोबार में निजी क्षेत्र अर्थात जो निजी कारोबारी है वो उतर आए और उससे क्या हुआ, किसानों का हित प्रभावित हुआ था। तो अभी जो लोग विरोध प्रदर्शन कह रहे हैं, इनका कहना है कि चूंकि बिहार में जिस प्रकार के व्यापारियों का प्रावधान इसमें किया गया है, बिहार में हो चुका है, वहां पर निगेटिव इंपैक्ट किसानों पर पड़ा है, तो हमारे ऊपर भी नहीं पड़ा। तो अब एक समझ में आया व्यापार क्षेत्र का मतलब। दूसरा जो विवाद का बिंदु है वह व्यापारी शब्द है, अर्थात व्यापारी कौन होगा इसमें। तो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार पैन कार्ड धारक व्यापारी निर्धारित व्यापार क्षेत्र में किसानों की उपज खरीद सकता है। तो आप देखिए कितना आसान है, आपको लगेगा तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन नवीन प्रावधानों के अनुसार एक व्यापारी एपीएमसी मंडी और व्यापार क्षेत्र दोनों में कार्य कर सकता है। हालांकि मंडी में व्यापार करने के लिए व्यापारी को राज्य एपीएमसी के तहत लाइसेंस प्राप्त करना और पंजीकरण करवाना आसान। अर्थात इसमें समझिए कि अब क्या होगा, एक नया व्यापारी बनकर आएगा। नया व्यापारी बनकर आएगा का मतलब है कि पहले क्या होता था, आप जाते थे जो है कि एक कमीशन के पास, वहां पर कई व्यापारी आते थे, हर कोई खरीद सकता था, हम भी आप भी सब। अब ऐसा नहीं होगा, अब व्यापारी एक क्या होगा, फिक्स होगा, वही लोग क्या करेंगे, खरीद बिक्री करेंगे। इससे क्या होगा कि जो बोली लगती थी कमीशन एजेंट के पास, उन व्यापारियों की संख्या क्या हुई, कम। नए नए लोग व्यापारी बनकर आएंगे और वो क्या करेंगे, सामानों को खरीदेंगे, और फिर व्यापारी अपने पास सामानों को खरीद कर रख लेंगे और बड़ी मात्रा में रख लेंगे, फिर वह अपने हिसाब से बेचेंगे। अर्थात वह अपने हिसाब से डिमांड और सप्लाई के नियम क्या करेंगे, तय करेंगे। तो यह क्या है, चिंताजनक तो है ही है। अब इसमें क्या हुआ है कि जो पंजाब हरियाणा में जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, यहाँ पर विरोध ज़्यादा इसी वजह से हो रहा है क्योंकि जो यहाँ पर आड़तिया थे, इनकी जो आड़तिया मतलब जो कमीशन एजेंट, इनकी जो पकड़ थी किसानों पर काफ़ी ज़्यादा थी और इसके वजह से किसानों के साथ इन पर भरोसा किसानों का जुड़ गया था। सभी किसानों के साथ तो विश्वासघात नहीं होता, तो इनका भरोसा जुड़ गया था। तो इस कारण ये कह रहे हैं कि आप नए वर्ग को व्यापारी वर्ग बनाकर सामने लाओगे, हमें क्या पता वो कैसे बार्गेनिंग करेगा, कैसे खरीद बिक्री करेगा, कितना जो है करे। कुल मिलाकर यहाँ पर विरोध करने वाले लोग क्या है, यह अब परिवर्तन नहीं चाहते। एक इसमें यह भी कहा गया बाजार शुल्क। तो बाजार शुल्क के संबंध में प्रावधान है कि किसी भी राज्य एपीएमसी अधिनियम या राज्य कानूनों के अंतर्गत किसान या व्यापारी पर किसी प्रकार का बाजार शुल्क, उपकर या लेवी आरोपित नहीं किया जाएगा। तो यह भी ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। किसानों के क्या होगा, इससे कोई फायदा जो है कि फायदा ही होगा, कोई नुकसान तो नहीं होगा क्योंकि उससे कोई, लेकिन इससे क्या हुआ, राज्यों को नुकसान। इसीलिए कई राज्य चाहते हैं कि ऐसा ना हो। ऐसा इस वजह से ना हो क्योंकि उनको जो शुल्क लगाकर वो पैसा प्राप्त करते थे, जो उनकी आय का स्रोत था, वो क्या हो,
लेकिन ऐसे राज्यों के संदर्भ में चिंताजनक है क्योंकि वह राज्य राजनीति कर रहे हैं, किसान हित नहीं देख। बाकी जो मुद्दे हैं वह सब क्या किसान चिंता के मुद्दे हैं, उन पर हमें बातचीत करना चाहिए, उसका समाधान हमें करना चाहिए। विवाद निवारण संबंध में भी विवाद है। इसमें कहा गया है कि किसान और व्यापारी के बीच अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो एसडीएम को एक आवेदन देकर सुलह कर सकते हैं। अर्थात किसान जो है कि क्या कर सकता है, किसान को अब दीवानी जो अदालत होते हैं, आपको पता है अदालत दो प्रकार की, दीवानी एक दूसरा फौजदारी, तो जो सिविल कानून के तहत जो मामले आते हैं उसमें जाने की जरूरत नहीं है। एसडीएम के सामने आप क्या कर सकते, शिकायत करके समाधान कर सकते। किसानों का कहना है, एक बात बताइए कि हम किसान हैं, हम एसडीएम के पास जाएंगे, एक व्यापारी आएगा जो प्रभुत्व वर्ग का है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास धन बल है, जिसके पास पकड़ है, तो एसडीएम उसकी सुनेगा या हमारी सुनेगा? हमें तो ज्यादा कानूनों की जानकारी भी नहीं। ये भी क्या है, एक चिंताजनक। मूल्य आश्वासन पर किसान बंदोबस्ती सुरक्षा समझौता कृषि सेवा विधेयक 2020 में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की व्यवस्था की गई। अब ये भी क्या है, एक चिंताजनक है। इसके तहत किसान क्या करेंगे, फसल से पहले व्यापारियों खरीदारों से समझौता कर लेंगे। किसानों का कहना यह है इससे कीमत को तय करने के संदर्भ में कोई नियम नहीं है, अर्थात वह कितना कम से कम मूल्य देना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, कितना किसानों को कम से कम न्यूनतम पैसा मिलना चाहिए, उसके लिए कोई नियम ही नहीं है। तो ये जो व्यापारी क्या करेंगे, ये जो व्यापारी होंगे, जो पूंजीपति होंगे, ये क्या करेंगे, किसानों का क्या करेंगे, शोषण करेंगे। और जब शोषण करेंगे तो इससे क्या होगा, किसानों का हित प्रभावित होगा। तो कुल मिलाकर जो विधेयक के प्रावधान है वो बहुत अच्छे हैं, बहुत शानदार, उसमें लेकिन कुछ चिंताएं हैं जिन पर अगर सरकार क्या करे, स्पष्टीकरण दे दे, या जिस पर क्या करे सरकार थोड़ा सा और क्लियरफाई कर दे और किसानों के हित को समझा जाए, तो कहीं ना कहीं जो तीनों विधेयक लाए गए इसके प्रावधान आने वाले समय में बहुत अच्छे तरीके से अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। हाँ, ये जरूर है, इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, इसको जो लागू किया जाना है, वह इससे भी बड़ी चुनौती है। क्योंकि जो एपीएमसी एक्ट आया था, जब राज्यों ने बनाए थे, तब भी बहुत अच्छी सोच थी, लेकिन उसका लाभ उतना प्राप्त नहीं होगा। आई होप आप समझ पाए होंगे कि किसानों की जो चिंताएं हैं, दुविधाएं हैं, वह क्या हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।